गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। डेली करंट अफेयर अपडेट्स में स्वागत है आपका। आज है 17 जून। चलिए देखते हैं बेहतरीन प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है, पारिवारिक प्रेषण का अंतर्राष्ट्रीय दिवस, इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिली रेमिटेंस। रेमिटेंस क्या होता है? जो हमारे घर का, अगर परिवार को कोई बंदा बाहर चला जाता है विदेश में, और विदेश में पैसे कमाकर अगर वह विदेश के पैसे हमारे पास भेजता है घर पर, हम उसे बोलते हैं रेमिटेंस। तो इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिली रेमिटेंस कब मनाया जाता है, हमें यह बताना है। बताइए। इसका सही उत्तर होगा सी, 16 जून को यह दिवस मनाया जाता है। आप साथ के साथ आंसर करते रहिए। अगला प्रश्न देखते हैं, इसकी व्याख्या। परिवार प्रेषण का अंतर्राष्ट्रीय दिवस संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा अपनाया गया था। 16 जून को मनाया जाता है। IDFR उन 200 मिलियन से अधिक प्रवासी कामगारों, महिलाओं और पुरुषों को मान्यता देता है जो 80 करोड़ से अधिक जो पैसे हैं वो अपने परिवार 80 करोड़ से अधिक परिवार के सदस्यों को पैसे भेजते हैं। यह दिन आर्थिक सुरक्षा, आर्थिक असुरक्षा, प्राकृतिक और जलवायु से संबंधित आपदाओं और एक वैश्विक महामारी का सामना करने में प्रवासी श्रमिकों के महान लचीलेपन पर प्रकाश डालता है। पारिवारिक प्रेषण का पहला अंतर्राष्ट्रीय जो दिवस था वह 16 जून 2015 को मनाया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं, वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स। वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स हाल ही में न्यूज़ में था। भारत में हमें बताना है भारत को क्या रैंक किस पर मिला। इसका सही उत्तर होगा ए, भारत को इसमें 14वां रैंक मिला। चैरिटी एंड फाउंडेशन CAF किसके द्वारा? चैरिटी एंड फाउंडेशन द्वारा यह वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स जो है वह दिया जाता है। भारत को 114 देशों में 14वें स्थान पर रखा गया है। यह रैंक 82 के अपने 10 साल पहले जो भारत का रैंक था वो कितना था? 82। 10 साल बाद अब वह 14वें स्थान पर आ गया है। वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स में जो इंडोनेशिया है वह शीर्ष पर रहा, इंडोनेशिया देश। उसके बाद केन्या, नाइजीरिया, म्यांमार और ऑस्ट्रेलिया शीर्ष 5 में थे। भारत का रैंक था 14वां। अगला प्रश्न, पोलैंड ओपन। पोलैंड ओपन यह किस भारतीय पहलवान ने 52 किलोग्राम वर्ग जो ग्रुप है उसमें जीता? स्वर्ण पदक किस पहलवान ने जीता, यह बताना है हमें। बताइए इनमें से। इसका सही उत्तर होगा ए, विनेश फोगाट ने यह खिताब जीता। भारतीय पहलवान विनेश फोगाट ने पोलैंड ओपन में 52 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक जीता। उनका यह सीजन का तीसरा खिताब है। पहले उन्होंने कौन कौन से? मॉन्टेओ पेलिकॉन इवेंट मार्च में और एशियन चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता था। उन्होंने खिताब में यूक्रेन की क्रिस्टीना बेरेजा को हराया। यह भी नाम हमें याद रखना चाहिए। क्रिस्टीना बेरेजा पोलैंड ओपन में रजत पदक, जब वो जीत कर इन्हें स्वर्ण पदक मिला तो उसे स्वाभाविक है रजत पदक ही मिला होगा। इससे पहले भारतीय पहलवान अंशु मलिक बुखार के कारण 57 किलोग्राम जो वर्ग में बाहर हो गए थे। यह है विनेश फोगाट की फोटो। अगला प्रश्न, हर साल वैश्विक पवन दिवस ग्लोबल विंड डे बताइए कब मनाया जाता है? ग्लोबल विंड डे, इसका सही उत्तर होगा बी, 15 जून को यह दिवस मनाया जाता है। पवन ऊर्जा के विभिन्न उपयोगों के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए हर साल 15 जून को विश्व भर में वैश्विक पवन दिवस मनाया जाता है। ग्लोबल विंड डे को पहली बार 2007 में विंड डे के रूप में मनाया गया था और 2009 में बदलकर ग्लोबल विंड डे कर दिया गया था। ग्लोबल विंड डे का आयोजन विंड यूरोप और ग्लोबल विंड एनर्जी काउंसिल द्वारा किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय अक्षय ऊर्जा एजेंसी, कौन सी? अक्षय ऊर्जा एजेंसी के अनुसार पवन ऊर्जा दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ते अक्षय ऊर्जा स्रोत में से एक है। भारत ने 2021-25 तक में 20 गीगावाट पवन क्षमता स्थापित करने का लक्ष्य रखा है। वर्तमान में कितनी है? भारत में कुल स्थापित पवन ऊर्जा कितनी है? 38.789 गीगावाट। भारत के पास दुनिया की चौथी सबसे बड़ी स्थापित पवन ऊर्जा क्षमता है। तो ये थे भारत के बारे में कुछ फैक्ट्स। निम्नलिखित में से किस मंत्री ने वैश्विक योग सम्मेलन 2021 को संबोधित किया? बताइए इनमें से। इसका सही उत्तर होगा डॉक्टर हर्षवर्धन, बी आंसर। बी, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री कौन है? स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने वैश्विक योग सम्मेलन 2021 के उद्घाटन समारोह को
संबोधित किया। इस कार्यक्रम का आयोजन मोक्ष यतन योग संस्थान द्वारा आयुष मंत्रालय और भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद के साथ मिलकर किया गया। 7वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर किया गया, जो 21 जून को मनाया जाएगा 7वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। आप कमेंट करके बताइए कि हमारा आयुष मंत्रालय का जो मंत्री है वह कौन है। अगला प्रश्न, फाइबर और खनिज समृद्ध जलगांव केला, इस केले की पहली खेप दुबई को निर्यात की गई। यह किस राज्य को जीआई टैग प्राप्त एक फ्रूट है। जलगांव बनाना, बताइए इनमें से। आप जलगांव से भी गैस कर सकते हैं। इसका आंसर होगा डी, महाराष्ट्र। यह एक महाराष्ट्र का जिला है जलगांव। जलगांव केला महाराष्ट्र के जलगांव जिले से संबंधित भौगोलिक संकेत जीआई टैग प्रमाणित उत्पाद है। 22 मीट्रिक टन जलगांव केला तलवंडी गांव के प्रगतिशील किसानों से मंगवाया गया था। यह गांव महाराष्ट्र के जलगांव जिले में स्थित है। जलगांव जिला कृषि निर्यात नीति के तहत एक पहचाना गया केला समूह है। इसे महाराष्ट्र का बनाना शहर भी कहते हैं। जलगांव जिले को 2016 में यह जीआई टैग मिला था। इसे निसारगारा कृषि विज्ञान केंद्र केवीके जलगांव के साथ पंजीकृत किया गया। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस देश ने सतत विकास रिपोर्ट 2021 में शीर्ष स्थान प्राप्त किया। सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट, बताइए। इसका सही उत्तर होगा बी, फिनलैंड ने। व्याख्या देखते हैं। सतत विकास रिपोर्ट संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क किसके द्वारा, संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क द्वारा तैयार की जाती है। सूचकांक तुलना करता है कि देश सतत विकास के लिए 2030 एजेंडा को लागू करते हैं या नहीं। इस वर्ष फिनलैंड को सूचकांक में सर्वोच्च स्थान मिला। यह पहला नॉर्डिक देश है जो शीर्ष पर आया है। सतत विकास सूचकांक में शीर्ष 10 के देश कौन कौन से हैं। फिनलैंड, स्वीडन, डेनमार्क, जर्मनी, बेल्जियम, ऑस्ट्रिया, नॉर्वे, फ्रांस, स्लोवेनिया एंड एस्टोनिया। इसी क्रम में ये टॉप 10 है। अगला प्रश्न, नाटो ने निम्नलिखित में से किस देश को वैश्विक सुरक्षा के लिए चुनौती घोषित किया। नाटो ने ग्लोबल सिक्योरिटी चैलेंज किस देश को घोषित किया, बताइए। इसका सही उत्तर होगा डी, चीन को घोषित किया है। हाल ही में नाटो की ब्रसल्स में जो मीटिंग हुई थी, नाटो नेताओं ने चीन को वैश्विक सुरक्षा चुनौती घोषित करते हुए कहा कि चीन वैश्विक व्यवस्था को कमजोर करने का काम कर रहा है। वैश्विक व्यवस्था को नाटो नेताओं के अनुसार चीन के लक्ष्य और मुखर व्यवहार ने नियम आधारित अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था और गठबंधन सुरक्षा के लिए चुनौतियों का काम किया है। नाटो के बारे में पढ़ते हैं। नाटो यूरोपीय और उत्तरी अमेरिकी देशों का गठबंधन है। इसका गठन द्वितीय विश्व युद्ध के बाद रूसी आक्रमण के खिलाफ किया गया था। इस अंतर सरकारी सैन्य गठबंधन में 30 यूरोपीय और उत्तर अमेरिकी देश शामिल हैं। यह उत्तरी अटलांटिक संधि के अनुसार काम करता है, जिसे अप्रैल 1949 में हस्ताक्षर किए गए थे। अगला प्रश्न, हाल ही में यूनाइटेड किंगडम ने निम्नलिखित में से किस देश के साथ एक मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए। फ्री ट्रेड डील यूके ने, बताइए। इसका सही उत्तर होगा बी, ऑस्ट्रेलिया के साथ। यूनाइटेड किंगडम और ऑस्ट्रेलिया ने एक मुफ्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किया। यह व्यापार सौदा माल की विस्तृत श्रृंखला पर टैरिफ को समाप्त करता है। ब्रिटेन के यूरोपीय संघ से बाहर निकलने के बाद इस समझौते पर हस्ताक्षर किए गए, क्योंकि यूरोपीय यूनियन से बाहर आ गया है ब्रिटेन। और देखते हैं तो इस सौदे के साथ यूके दुनिया भर में संबंधों का विस्तार करना चाहता है। इस सौदे से स्कॉच और विस्की जैसे पारंपरिक ब्रिटिश उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा मिलेगा और ऑस्ट्रेलिया की तरफ से मेमने और शराब के आयातों को बढ़ावा मिलेगा। अगला प्रश्न, वैज्ञानिकों ने हमारे सौरमंडल और इंटरस्टेलर स्पेस के बीच सीमा का पहला 3D मैप बनाया है। यह मैप बनाते हुए किस उपग्रह के डाटा का उपयोग किया गया है, हमें यह बताना है। आइबेक्स, ओडेसी, हबल स्पेस टेलीस्कोप या तियानझाओ 2, बताइए। इसका सही उत्तर होगा ए, आइबेक्स सैटेलाइट का। नासा की आइबेक्स सैटेलाइट का यूज़ किया गया है। व्याख्या क्या है, वैज्ञानिकों ने हमारे सौरमंडल और इंटरस्टेलर स्पेस, जिसे हेलियोस्फीयर कहा जाता है, के बीच सीमा का पहला 3D नक्शा बनाया। नासा के आइबेक्स उपग्रह के डाटा का उपयोग करके 3D मानचित्र बनाया गया।
पहली बार हेलियोस्फीयर की सीमा का मानचित्रण किया गया है, यह पहली बार है। यह वैज्ञानिकों को समझने में मदद करेगा कि सौर और तारे के बीच की हवाएं कैसे परस्पर क्रिया करती हैं। इससे पहले सीमा का उल्लेख भौतिकी मॉडल के सिद्धांत पे ही किया गया था। यह पहली बार है जब वैज्ञानिक इसे मापने और इसका 3D नक्शा बनाने में सक्षम हुए हैं। हेलियोस्फीयर क्या होता है? सूर्य द्वारा निर्मित हेलियोस्फीयर सूर्य के चारों ओर अंतरिक्ष का एक विशाल बुलबुला है। यह आसपास के तारे के बीच माध्यम से सूर्य द्वारा गठित एक गुहा है। अगला प्रश्न, हाल ही में सिल्वर लाइन प्रोजेक्ट चर्चा में था। कौन सा? सिल्वर लाइन रेलवे प्रोजेक्ट। बताइए किस राज्य से संबंधित है? इसका सही उत्तर होगा डी, यह केरल से संबंधित है। केरल कैबिनेट ने सिल्वर लाइन सेमी हाई स्पीड रेलवे प्रोजेक्ट को हरी झंडी दी। क्या प्रोजेक्ट है? राज्य के दक्षिणी छोर और उसकी राजधानी तिरुवनंतपुरम, केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम को कासरगोड के उत्तरी छोर यानी राज्य के उत्तर से दक्षिण, इन दोनों छोरों को जोड़ने के लिए यह रेल कॉरिडोर बनाया गया है। इस परियोजना को साकार किया जाता है तो कासरगोड से तिरुवनंतपुरम तक 200 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलकर यह ट्रेन 4 घंटे में यात्रा पूरी करेगी, जिसे अभी वर्तमान समय में 12 घंटे लगते हैं। यह परियोजना केरल रेल विकास निगम लिमिटेड द्वारा निष्पादित की गई, जो केरल सरकार और केंद्रीय रेल मंत्रालय के बीच एक संयुक्त उद्यम है, ज्वाइंट वेंचर। अगला प्रश्न देखिए, यह है मैप में देखते हैं अगर तो यह है केरल का कासरगोड सबसे उत्तरी छोर और यह है तिरुवनंतपुरम सबसे दक्षिणी छोर। तो ये है हमारा, ये देख लो, आप पढ़ सकते हैं किस किस डिस्ट्रिक्ट से होके जा रहा है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने हाल ही में फोर्टिफाइड राइस ब्रान ऑयल, भूसी का तेल भी बोलते हैं इसे, राइस चावल के, यह किसने लॉन्च किया? बताइए। इसका सही उत्तर होगा नेफेड ने, बी। कंटेक्स्ट क्या है? खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग ने आज नेफेड फोर्टिफाइड राइस ब्रान ऑयल का लॉन्च किया। चावल की भूसी का तेल इसे बोलते हैं। चावल की कठोर बाहरी भूरी परत से निकाला गया तेल है, जिसे भूसा या चावल की भूसी भी कहते हैं। यह 232 डिग्री सेल्सियस के अपने उच्च तापमान, धूम्रपान बिंदु और हल्के स्वाद के लिए जाना जाता है। इसे उच्च तापमान पर खाना पकाने के तरीके जैसे कि फ्राइंग या डीप फ्राइंग के लिए उपयोग किया गया है। भारतीय उपमहाद्वीप में खाना पकाने के तेल का यह सबसे लोकप्रिय है। अगला प्रश्न, मानव जीनोम अनुक्रमण, ह्यूमन जीनोम सीक्वेंसिंग के बारे में कथन पर हमें सही कदम चुनना है। वर्ष 2000 में मानव जीनोम परियोजना के तहत 100% मानव जीनोम को अनुक्रमित किया गया था। पहली स्टेटमेंट। दूसरी, टेलेमोर टू टेलेमोर, एक राष्ट्रीय संघ ने पहले सही मायने में पूर्ण रूप से मानव संदर्भ जीनोम को अनुक्रमित किया। बताइए कौन सी स्टेटमेंट सही है? इसका सही उत्तर होगा बी। हमारे यहाँ पर दूसरी स्टेटमेंट ठीक है, इस संघ ने किया है, लेकिन 2002 वर्ष में नहीं, ये हाल ही में 2021 में किया। शोधकर्ताओं द्वारा पहली बार मानव जीन कोड को तोड़ने के बाद 20 साल बाद मानव जीनोम अनुक्रमण की प्रक्रिया आखिरकार पूरी हुई। 2001 में सेलेरा जीनोमिक्स और इंटरनेशनल ह्यूमन जीनोम सीक्वेंसिंग ने मानव जीनोम का पहला ड्राफ्ट प्रकाशित किया था, लेकिन उस समय के वैज्ञानिक सिर्फ 15% जीनोम सीक्वेंस को डिकोड करने में सक्षम थे, क्योंकि उनके पास तकनीक नहीं थी। मतलब 15% को भी वह डिकोड नहीं कर सके थे। अब एक अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, टेलेमोर टू टेलेमोर, यह एक सहयोग है। कंसोर्टियम के शोधकर्ताओं ने पहले सही मायने में पूर्ण मानव संदर्भ जीनोम का अनुक्रम किया, ह्यूमन जीनोम सीक्वेंसिंग। इसका फ़ायदा क्या होगा? यह एक नए युग की शुरुआत करेगा। लोगों को प्रभावित करने वाले विभिन्न प्रकार के विकारों के बारे में हमारी समझ में तेज़ी से वृद्धि होगी। यह बेहतर आनुवंशिक जांच को भी जन्म दे सकता है, जो विभिन्न विकृतियों के इलाज के लिए और विशिष्ट नैदानिक परीक्षणों को सक्षम बनाएगा। अगला प्रश्न, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर DFC के बारे में है। सही कथन का चयन करना है। DFC एक उच्च गति और उच्च क्षमता वाला रेलवे कॉरिडोर है, जिसे विशेष रूप से माल ढुलाई के लिए समर्पित किया गया, जिसे परिवहन मंत्रालय द्वारा विकसित किया गया है। दूसरी स्टेटमेंट,
जो पूर्वी डीएफसी है, डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर, ये दानकुनी पश्चिम बंगाल से लुधियाना पंजाब तक है। बताइए कौन सी स्टेटमेंट सही है हमारी। यहाँ पर हमारी होगी बी, केवल दूसरी स्टेटमेंट ठीक होगी। यहाँ पर यह परिवहन मंत्रालय द्वारा नहीं, रेलवे मंत्रालय द्वारा विकसित किया गया। न्यूज़ में क्यों था? भारतीय सेना ने हाल ही में डीएफसी पर एक सैन्य ट्रेन चलाकर सफल परीक्षण किया। इसका फ़ायदा क्या है? यह उच्च गति वाला है, तो भारतीय सेना के बहुत काम आ सकता है। डीएफसी एक उच्च गति, उच्च क्षमता वाला रेलवे कॉरिडोर है जो विशेष रूप से माल ढुलाई के लिए समर्पित है। इसे डेडिकेटेड फ्रंट फ्रेट कॉरिडोर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, इसके द्वारा, जो कि है रेल मंत्रालय के अंडर एक निकाय, इसके द्वारा विकसित किया जाता है। ये बॉडी का नाम याद रखना है आपको। 2 डीएफसी विकसित किए गए हैं। एक तो है पश्चिमी कहाँ से? दादरी यूपी से जवाहरलाल नेहरू पोर्ट मुंबई तक, और पूर्वी है दानकुनी पश्चिम बंगाल से लुधियाना पंजाब तक। अगला प्रश्न सोने के आभूषणों की हॉलमार्किंग के बारे में है। हॉलमार्क होता है जो, सही कथन हमें चुनना है। गोल्ड हॉलमार्किंग एक प्योरिटी सर्टिफिकेशन है। यह अब तक अनिवार्य था। यह अनिवार्य था जब से यह लागू हुआ है, पहली स्टेटमेंट। दूसरी, भारत मानक ब्यूरो BIS द्वारा 2000 से सोने के आभूषणों की हॉलमार्किंग योजना चलाई गई। बताइए कौन सी स्टेटमेंट हमारी सही है। इसका आंसर होगा बी, केवल हमारी दूसरी स्टेटमेंट सही है। यह अनिवार्य नहीं थी अब तक, यह अभी अनिवार्य हुई है, इसीलिए न्यूज़ में थी। देखिए, सोने के आभूषणों की अनिवार्य हॉलमार्किंग 16 जून से चरणबद्ध तरीके से लागू की गई। जौहरियों को केवल 14, 18 और 22 कैरेट सोने के आभूषण बेचने की अनुमति होगी। गोल्ड हॉलमार्किंग जो है वह शुद्धता प्रमाण है जो अभी तक स्वैच्छिक, मतलब वॉलेंट्री था, आपकी इच्छा पर आधारित था, आपको चाहिए नहीं चाहिए, लेकिन अब यह अनिवार्य हो गया है। भारत मानक ब्यूरो साल 2000 में सोने के आभूषणों की हॉलमार्किंग योजना चला रहा है। वर्तमान में सिर्फ 40% जो सोने के आभूषण है वो हॉलमार्किंग वाले हैं। इसके लाभ क्या हैं? हॉलमार्किंग से आभूषणों की विश्वसनीयता को बढ़ाया जाता है। जनता को कम कैरेट के सोने की, यानी सोने की शुद्धता कम करने और धोखाधड़ी जैसे अपराधों से बचाया जाता है। तो दोस्तों, यह था आज का हमारा लास्ट प्रश्न। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अपना स्कोर ज़रूर कमेंट करके बताएं। धन्यवाद। हैव अ नाइस डे।